हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुकेस एकेडमी। यूपी लेखपाल की प्रिपरेशन के कंटेक्स्ट में हम लोगों ने पेपर 4 ग्राम समाज और विकास में हम लोगों ने एक क्लास की थी। उसमें हम लोगों ने ग्राम समाज के बारे में थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। क्लास के एंड में हम लोगों ने ये इस टॉपिक पे खत्म किया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राम समाज और विकास, ये तीन वर्ड, क्योंकि चैप्टर शुरू पूरा का पूरा कोर्स शुरू करने से पहले ग्राम समाज और विकास, इन तीनों वर्ड्स का मायने क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो चलिए बिना किसी वक्त गवाए हम लोग जल्दी से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला चीज है जो हमने समझना है वो है ग्राम या गांव होता क्या है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग एक इनडायरेक्ट तरीका अपनाते हैं। वो ये है कि जो सेंसस ऑफ इंडिया है, जो पूरी की पूरी भारत के संबंध में जनगणना करता है भारत की, जो सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के अनुसार अर्बन एरिया को कुछ डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, तो अगर हम लोग अपनी अर्बन एरिया समझ लेते हैं तो ऑब्वियस बात है जो इस क्राइटेरिया में नहीं आएगा वो क्या हो गया, मेरा विलेज एरिया हो गया है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या देखते हैं, सेंसस ऑफ इंडिया अर्बन एरिया को कैसे डिफाइन करता है। ऑल द प्लेसेस विद द म्युनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड और नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी। पहली बात। दूसरी बात क्या बोल रहा है, प्लेसेस हैविंग अ मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5000 पर्सन, 5000 पर्सन उस एरिया में होने चाहिए, तो वो एरिया क्या हो जाएगी, अर्बन एरिया हो जाएगी। तीसरी बात क्या बोली है सेंसस ऑफ इंडिया ने, पॉपुलेशन डेंसिटी उस एरिया की कितनी होनी चाहिए, कम से कम 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर में 400 पर्सन होने चाहिए, तब वो अर्बन एरिया की कैटेगरी में आएगा। एटलीस्ट 75% ऑफ द मेल वर्किंग पॉपुलेशन एम्प्लॉयड इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। अगर ये चारों पॉइंट्स फुलफिल होता है तो हम उस एरिया को अर्बन एरिया में सेंसस ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग मानते हैं। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो गया, देखेंगे हम लोग, रूरल एरिया या फिर विलेज एरिया क्या होगी, ऐसी एरिया जहां पे म्युनिसिपैलिटी ना हो, कॉर्पोरेशन ना हो, कैंटोनमेंट बोर्ड ना हो या नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी ना हो, तो वो उसको विलेज बोलेंगे। वहां पे पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, मतलब 5000 पर्सन से नीचे अगर पर्सन है तो उसको मैं विलेज में काउंट करूंगा। ठीक है, उसके बाद उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होनी चाहिए, 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से नीचे होनी चाहिए। और जैसे यहाँ पर अर्बन एरिया में क्या लिखा है, 75% ऑफ द मेल वर्किंग पॉपुलेशन किसमें अनएम्प्लॉयड है, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, मतलब गैर कृषि वाले जो आर्थिक क्रियाएं हैं उसमें इन्वॉल्व हैं अर्बन एरिया में। इसका उल्टा क्या हो गया है कि ऐसी एरिया जहां पे मुख्य आर्थिक क्रिया कृषि हो, प्राइमरी एक्टिविटी क्या है मेरी, कृषि है, एग्रीकल्चर है, तो उसको मैं विलेज में या फिर ग्राम गांव में मानता हूं, मैं मान सकता हूं मैं। तो सेंसस ऑफ इंडिया की अर्बन एरिया की डेफिनेशन को लेकर हम लोग विलेज के बारे में समझ सकते हैं। थोड़ा सा अगर हम लोग और देखें कि एक मोटे मोटे रूप में अगर मैं किसी गांव को देखता हूं तो गांव की एक अपनी आइडेंटिटी है, गांव की एक अपनी आइडेंटिटी होती है। मतलब क्या होता है, उसका एक नाम होता है पर्टिकुलर और उसकी एक बाउंड्री होती है। जैसे हम सभी लोग गांव से बिलोंग कर रहे हैं, मोटे मोटे रूप पर हमारा गांव कहां तक सीमित है, ठीक है, बरगद का पेड़ होता है, वो नदी का, वो रोड, उसके बाद दूसरा गांव शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से विलेज की एक अपनी आइडेंटिटी है, उसका एक अपना नाम होता है, उसकी एक अपनी परिसीमा होती है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट से आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि विलेज एक्चुअली क्या होता क्या है, उसकी लीगल डेफिनेशन, और एक आम भाषा में विलेज से मैं क्या समझ सकता हूं, ये दोनों चीजें हम लोगों को क्लियर हुई होंगी। अगर हम लोग एक मोटे मोटे रूप पर विलेज को बांटना चाहें, जैसे कितने टाइप के विलेज होंगे, तो हम लोगों के सामने कुछ कैटेगरी मैंने यहाँ पे करने की कोशिश की है, और भी इससे ज्यादा कैटेगरी है। डाउन द लाइन जाके कंटेस्ट के हिसाब से जैसे जैसे हमारे टॉपिक आते चले जाएंगे
हम लोग उन सभी गांव के बारे में भी पढ़ते चले जाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम लोग 3 टाइप के गांव देखते हैं। एक है समृद्ध गांव। समृद्ध गांव क्या होता है कि जैसे आप वेस्टर्न यूपी पंजाब के गांव में चले जाएंगे तो वहां पे आप जाके देखेंगे कि गांव में जो किसान हैं उनके पास मोटे मोटे रूप पर सभी सुविधाएं हैं। उनके पास ट्रैक्टर होते हैं, बिजली की व्यवस्था होती है, पानी की व्यवस्था होती है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है उनका। तो ये सब चीजें उनपे अवेलेबल होती हैं डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। तो ऐसे गांव होते हैं समृद्ध गांव, मतलब वो प्रॉस्पेरस विलेज कह सकते हैं इसको। एक टाइप होते हैं वृद्ध गांव। वृद्ध गांव कैसे होते हैं, जैसे जैसे गांव है और उस गांव से यंग पॉपुलेशन बाहर चली जाती है, जैसे नौजवान है वो, जैसे पंजाब में काफी सारे ऐसे गांव हैं जहां पर जो जितने भी लोग जवान हो रहे हैं वो कनाडा चले जाते हैं। ठीक है, तो पीछे क्या रह जाते हैं, जो ओल्ड एज पॉपुलेशन रह जाती है। तो अगर आप उन गांव में जाएंगे तो मेनली आपको 60+ की पॉपुलेशन वाले ही व्यक्ति मिलेंगे। या फिर ऐसा भी होता है कि काफी सारे गांव में ऐसा भी देखा गया है कि जैसे मेल हैं, हम लोगों ने काम किया और जब हम लोग ओल्ड एज हो जाते हैं तो हम लोग गांव को वापस आ जाते हैं। तो 2 तरीके से गांव वृद्ध हो सकता है कि या तो वहां से ओल्ड पॉपुलेशन रह जाए और यंग पॉपुलेशन चली जाए, या फिर काम करने के बाद ओल्ड पॉपुलेशन वापस आ जाए। तो उस हिसाब से वो वृद्ध गांव मेरा हो सकता है। एक और होता है मेरा सीमावर्ती गांव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा हम लोगों को समझना है। सीमावर्ती गांव होता क्या है, देखिए ये देखिए मेरी एक अर्बन एरिया है, शहरी क्षेत्र है, ठीक है। इससे दूर एक विलेज है, ठीक है, और इसके पास में यहां पे एक और विलेज 2 है। तो ये जो विलेज है ये किससे लगा हुआ है, विलेज 2 अर्बन एरिया से लगा हुआ है, और विलेज 1 है ये अर्बन एरिया से काफी दूर है। तो ये जो विलेज 1 है इसने अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को बना के रखा। इसने अपनी आइडेंटिटी है, जो पहचान है, इसकी आइडेंटिटी पहचान क्या है, इसकी मेन एक्टिविटी क्या है, कृषि होती है। इसकी मेन एक्टिविटी एग्रीकल्चर है, समझेंगे हम लोग। विलेज 1 की मेन इसने अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखा। अगर मैं देखूं सबसे जो मुख्य एक्टिविटी है क्या, एग्रीकल्चर है, यहाँ पे अभी वही हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जो सुविधाएं होती हैं वो लेस होती हैं, इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं होती हैं। मतलब यहाँ पर रोड की व्यवस्था, पतली रोड होगी, यहाँ पर नैरो रोड होगी, यहाँ पर बिजली की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ठीक है। अगर आप जाना चाहें विलेज से गांव शहर की तरफ तो आप आसानी से नहीं जा सकते। मतलब आपको रोज हर घंटे में बस नहीं मिलेगी, हो सकता है दिन में एक बस आपको गांव से शहर की तरफ जाते हुए मिले। अब एक होता है विलेज 2 जो किससे लगा हुआ है, अर्बन एरिया से लगा हुआ है। अब यहां पे क्या हो रहा है, देखिए यहां पे मूवमेंट, देखिए ये जो है अपनी आइडेंटिटी इसकी लूज होना शुरू हो जाती है। आइडेंटिटी लूज होना शुरू हो जाती है मतलब क्या है, अब यहां पर मेन एक्टिविटी एग्रीकल्चर नहीं रहती है। यहां पे मेन एक्टिविटी एग्रीकल्चर नहीं है, ठीक है। मतलब अब यहां पर एग्रीकल्चर के अलावा भी काफी सारी एक्टिविटी शुरू हो जाती हैं। मतलब क्या होता है, यहाँ पर थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी, थोड़ी बहुत सर्विसेज शुरू हो जाएंगी, ये सारी चीजें यहाँ पर शुरू होंगी। और क्या होगा कि यहाँ पर अर्बन एरिया और विलेज के बीच में मूवमेंट, अर्बन एरिया और विलेज के बीच में मूवमेंट ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अर्बन एरिया से लोग यहाँ पर रहना शुरू कर देंगे अब गांव में, क्योंकि ये क्या होगा, गांव सस्ती, यहाँ पर जमीनें होंगी, सस्ता रेंट होगा, तो अर्बन एरिया में जो काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर रेंट पर रहना शुरू कर देंगे और दिन में काम करने कहाँ जाएंगे, अर्बन एरिया में काम करके रात में वापस इस एरिया में वापस आ जाएंगे, ठीक। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, लोकल पॉपुलेशन के साथ साथ में माइग्रेंट पॉपुलेशन भी यहाँ पर रहना शुरू कर देगी। जैसे मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे क्या हुआ, लोकल पॉपुलेशन प्लस माइग्रेंट भी रहना शुरू कर देंगे। अब देखिए हम फिर से समझते हैं, देखिए सीमावर्ती गांव, ये जो विलेज 2 है ये सीमावर्ती गांव है, इसको मैं फ्रिंज विलेज भी कह सकता हूं मैं, ठीक है। देखिए हम लोग फिर से समझते हैं, इसे मैं फ्रिंज विलेज भी कह सकता हूं मैं। फिर से समझेंगे हम लोग, अर्बन एरिया है, विलेज 2 है, विलेज 1 है, विलेज 1 काफी दूर है, विलेज 2 अर्बन एरिया से लगा हुआ है, विलेज 1 क्या हो रहा है, दूर है, इसने अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखा है, इसकी मेन एक्टिविटी अभी भी एग्रीकल्चर है, फैसिलिटी यहाँ पे कम होती है और यहाँ पर मुख्य रूप से गांव के जो स्थानिक निवासी हैं वही रहते हैं, बाहर का कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको। विलेज 2 जो शहर से एकदम लगा हुआ है ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, सीमावर्ती गांव की कैटेगरी में आएगा, फ्रिंज विलेज की कैटेगरी में इसको हम लोग बोलेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे नाम से भी आ सकता है, फ्रिंज विलेज से आप क्या समझते हैं या उसमें क्या क्या विशेषताएं होंगी। तो देखिए जो फ्रिंज विलेज है अर्बन एरिया से लगा हुआ विलेज होता है, गांव होता है, इसके अर्बन एरिया और इस विलेज के बीच में मूवमेंट ज्यादा होगा, ठीक है। और यहाँ पर अब मेन एक्टिविटी एग्रीकल्चर नहीं रहेगी, बल्कि एग्रीकल्चर के अलावा नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो होती हैं, गैर कृषि वाले जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो यहाँ पर होना शुरू हो जाएंगी। ये विलेज मोटे रूप से अपनी आइडेंटिटी को लूज करना शुरू कर देगा। आइडेंटिटी को लूज करना मतलब क्या होता है कि यहाँ पर लोकल पॉपुलेशन के अलावा अब माइग्रेंट्स भी रहना शुरू कर देंगे, यहाँ पर कृषि के अलावा गैर कृषि वाले कार्य भी होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे और क्या आइडेंटिटी होती है, यहाँ पे खेत ज्यादा होते हैं विलेज में और लोग रहने वाले कम होते हैं, लेकिन विलेज 2 में धीरे धीरे क्या होगा, खेत खत्म होते चले जाएंगे और लोगों की पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इस टाइप के विलेज जो अर्बन एरिया से लगे हुए होते हैं उनको हम लोग सीमावर्ती गांव कहते हैं या फिर फ्रिंज विलेज कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को एक गांव का कॉन्सेप्ट हम लोगों को आई होप क्लियर हुआ है। पहले हमने सेंसस डेफिनेशन देखी, फिर हमने देखा कि एक विलेज की आइडेंटिटी क्या होती है, वो एक नाम से जाना जाता है, उसकी सीमा होती है, और हम लोगों ने 3 टाइप के गांव भी देखे। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मेरा सीमावर्ती गांव या फ्रिंज विलेज। अब देखिए हम लोग आते हैं अपनी एक और कॉन्सेप्ट पर, समाज क्या होता है, सोसाइटी क्या होती है। देखिए सोसाइटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, देखिए क्या लिखा हुआ है, द पीपल इन द कंट्री और एरिया थॉट ऑफ एज अ ग्रुप हु हैव शेयर्ड कस्टम्स एंड लॉज। सोसाइटी ऐसे लोगों का समूह है, ऐसा ग्रुप है जो कुछ कस्टम्स और लॉज, उनकी थिंकिंग, उनकी एरिया उसको शेयर करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, सोसाइटी के मेंबर्स एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, ठीक है। उनकी एक वे ऑफ थिंकिंग होती है, उनके कस्टम्स होते हैं, उनके लॉज होते हैं, इन सबको शेयर करते हैं। तो ऐसा ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, सोसाइटी कहते हैं या फिर समाज कहते हैं। अगर हम हिंदी में देखें तो किसी देश या क्षेत्र के लोग जिन्हें एक समूह माना जाए और जिनकी प्रथाएं और कानून साझा हो, मतलब वो कानून और प्रथाएं को वो शेयर करें, उसको हम लोग कहते हैं सोसाइटी। अब हम लोग टाइप्स ऑफ सोसाइटी देखते हैं, समाज किस प्रकार का होता है। देखिए पहला क्या है, रूरल सोसाइटी, ग्रामीण समाज, रूरल सोसाइटी या ग्रामीण समाज। देखिए हम लोगों ने अभी अर्बन सेंसस ऑफ इंडिया के हिसाब से अर्बन एरिया की हमने डेफिनेशन देखी थी,
वो बार बार आप उसको याद करेंगे, बार बार वो हर जगह काम हमारे आएगी। ठीक है, तो अर्बन एरिया के हिसाब से अगर मैं अपनी रूरल सोसाइटी को डिफाइन करना चाहूँ, सेंसस ऑफ इंडिया ने जो डेफिनेशन दी उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, ग्रामीण समाज कैसा होगा, वहां पे पॉपुलेशन कम होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी, मतलब पॉपुलेशन कम होगी मतलब क्या है, उस गांव में 5000 से कम पॉपुलेशन होगी। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व मतलब एक एरिया में कितने लोग रहते हैं वो 400 पर स्क्वायर किलोमीटर से कम होगा। और यहाँ पर जैसे अर्बन एरिया में 75% ऑफ द मेल वर्किंग पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो ग्रामीण समाज में जो मेल वर्किंग पॉपुलेशन है, ठीक है, वो उसका मेन एक्टिविटी क्या होगी, एग्रीकल्चर होगी। तो ऐसी सोसाइटी को हम कहते हैं ग्रामीण समाज। ये समाज काफी छोटा समाज होता है। छोटा समाज मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन वाइज यहाँ पर अधिक जनसंख्या नहीं होती है। जैसे अगर आप लोग अब शहर में हम रह रहे हैं तो अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो ऊपर नीचे कौन रह रहा है किसी को नहीं पता है, लेकिन गांव में क्या होता है, सब लोग बाई फेस और एज वेल एज बाई नेम पूरे के पूरे जो कुनबा होता है, पूरे रिश्तेदार होते हैं, उन सबको ही जानते हैं, क्योंकि छोटा समाज है, सब एक दूसरे को बाई फेस और बाई नेम जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो कम होता है, पॉपुलेशन कम होती है और खुली जगह यहाँ पे काफी ज्यादा मिलेगी आपको, जैसे खेत खलियान यहाँ पे आपको काफी दिखेंगे। इतनी पॉपुलेशन नहीं होती है ग्रामीण समाज में। मुख्य आर्थिक क्रिया क्या होती है, एग्रीकल्चर होती है, मतलब जो मुख्य धंधा यहाँ पर कृषि को माना जाता है। तो ऐसा समाज जो छोटा समाज हो, मुख्य एक्टिविटी हमारी एग्रीकल्चर हो, पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो, खुला क्षेत्र मिले, जहां पर खेत मिले, उसको मैं कहता हूं ग्रामीण समाज। एक और होती है मेरी ट्राइबल सोसाइटी, जनजातीय समाज। ये समाज अक्सर आपको जंगलों में दिखेगा। ठीक, अगर मैं रूरल सोसाइटी या ग्रामीण समाज से इसका कंपैरिजन करूं तो ग्रामीण समाज में मैंने आपको बताया कि ये छोटा समाज होता है ग्रामीण समाज। ठीक, ट्राइबल सोसाइटी जनजातीय समाज रूरल सोसाइटी से भी छोटा होता है। जैसे मान लीजिए एक गांव में फॉर एग्जांपल 100 फैमिली रह रही हैं, तो ये ट्राइबल सोसाइटी जनजातीय समाज में मान लीजिए फॉर एग्जांपल कितने रह रहे होंगे, 10 फैमिली रह रही होंगी, 15 फैमिली रह रही होंगी। बहुत छोटा समाज होता है और ये अक्सर मुख्य समाज से अलग थलग रहते हैं, जंगल के अंदर रहते हैं और मुख्य समाज से अलग थलग रहते हैं। इनकी अपनी परंपराएं हैं, अपना वे ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, जो मुख्य धारा के जो समाज है उनसे काफी विभिन्न होता है। ये मैं ये बता रहा हूं, सही गलत नहीं है, बल्कि एकदम अलग होता है, अलग इनका वे ऑफ लाइफ ही एकदम विभिन्न है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सही गलत की बेसिस पे नहीं जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ट्राइबल सोसाइटी के बारे में देखते हैं। जनजातीय समाज यह मुख्य समाज से अलग होते हैं, मेनली ये जंगल में रहते हैं। यहाँ पर ये लोग करते जीते कैसे हैं, ये मेनली शिकार करते हैं। ये क्या करते हैं, शिकार करते हैं और लीव्स पत्तों को, फ्रूट्स को और रूट्स जड़ों को इकट्ठा करते हैं और उनसे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ये मेनली अगर मैं देखूं सबसिस्टेंस लिविंग करते हैं। सबसिस्टेंस लिविंग माने सिर्फ ये अपना जीवन निर्वाह करते हैं, इनको ज्यादा फायदे मुनाफे से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ ये अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, ये अपना जीवन को निर्वाह कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि इनका ये मुख्य समाज से अलग है, लेकिन इनका रिच ओरल ट्रेडिशन है, इनकी परंपराएं बहुत ज्यादा रिच हैं, कि मतलब ओरल बहुत जनरेशन से रह रहे हैं और जनरेशन टू जनरेशन ये अपनी अपनी परंपराओं को पास ऑन कर रहे हैं और वो उसको अपनी परंपराओं को जीवित भी रख रहे हैं। ट्राइबल सोसाइटी नॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल क्लासेस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। यहाँ पर कोई अमीर गरीब नहीं है, सभी लोगों का इक्वल पार्टिसिपेशन रहता है,
सभी लोग एक माने जाते हैं और इक्वल पार्टिसिपेशन रहता है इन टर्म्स ऑफ, ये नहीं है कि कोई अमीर है गरीब है मेल फीमेल, सभी का यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं है, सभी का इक्वल पार्टिसिपेशन होता है इस सोसाइटी में, ट्राइबल सोसाइटी में। ठीक है, और मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड्स। जो भाईचारा होता है यहाँ पर बहुत मजबूत होता है, भाईचारे का संबंध यहाँ पर बहुत ज्यादा मजबूत होता है। ऑब्वियस बात है, यहाँ पर हमने देखा था दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। मुख्य धारा का जो समाज है उससे काफी अलग थलग है, क्योंकि ये मुख्य रूप से जंगल के आंतरिक भाग में रहते हैं और यहाँ पर जो रोड्स रेलवे लाइन अभी तक नहीं पहुंच पाई है, और गवर्नमेंट भी ये ट्राई कर रही है कि इनकी जो आइडेंटिटी है वो मेंटेन रहे। इसीलिए काफी ट्राइबल एरियाज ऐसे हैं जहां पे मुख्य समाज के जो जनसंख्या है, जैसे हम और आप लोग हैं, हमारा वहां पे जाना बैन है। जैसे आप अंडमान निकोबार चले जाएंगे तो वहां पे आपने जारावास का नाम सुना होगा, सेंटिनाइज का नाम सुना होगा, ये जनजातियां हैं। ठीक है, इनकी स्किन देखेंगे आप लोग तो ब्लू दिखेगी, नीली स्किन है। ठीक है, तो ये कुछ 100 हंड्रेड्स में रह गए हैं, पूरे विश्व में सिर्फ कुछ हंड्रेड्स में रह गए हैं, और ये अंडमान में ही रहते हैं, बहुत छोटा एरिया में रह गए हैं। तो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है कि मेन स्ट्रीम की सिविलाइजेशन वहां पर अब जाना ही बैन हो गया है। उनको बस ये बोल दिया गया है कि आप अलग थलग रहिए और जो अपनी आइडेंटिटी है उसको आप लोग मेंटेन रखिए। मेन स्ट्रीम का सिविलाइजेशन आप में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, ये गवर्नमेंट आगे से अपने से कह रही है। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइबल जो सिविलाइजेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे रिच कल्चर में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अर्बन सोसाइटी। अर्बन सोसाइटी या शहरी समाज, शहर, ऐसा समाज जो शहर में रहता हो उसको हम कह रहे हैं शहरी समाज या अर्बन सोसाइटी। अगेन सेंसस ऑफ इंडिया के हिसाब से अर्बन एरिया क्या होता है, शहर क्या होता है, अगर मैं मोटे मोटे रूप से देखूं तो सेंसस ऑफ इंडिया अर्बन एरिया को कैसे डिफाइन करता है, फिर से रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। कम से कम उस एरिया में 5000 पॉपुलेशन हो, कम से कम डेंसिटी जो हो, डेंसिटी जो जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व हो 400% पर स्क्वायर किलोमीटर से कम हो, ज्यादा हो, सॉरी, एटलीस्ट 400% पर स्क्वायर किलोमीटर हो, या फिर उससे ज्यादा जनसंख्या हो, जनसंख्या घनत्व हो, और कम से कम 75% मेल वर्किंग पॉपुलेशन आर एम्प्लॉयड इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। ये सारी चीजें होंगी तो उस सोसाइटी को मैं क्या बोलूंगा, अर्बन सोसाइटी बोलूंगा मैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग दो परंपराएं भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक समाज में जो भी हमने समाज पढ़ा है उसमें दोनों परंपराएं कहीं ना कहीं मुझे देखने को मिलेंगी। जैसे एक है मेरी बृहत परंपरा। बृहत परंपरा क्या होती है, ऐसे साक्षर व्यक्तियों की परंपरा जो पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं। यहाँ पे साक्षर से मतलब क्या हो रहा है, जागरूक, जो सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सोसाइटी में क्या चीजें हो रही हैं उसके बारे में सचेत हैं, और अपनी व्यूज को रखने में वो शर्मा नहीं रहे, पीछे नहीं हट रहे हैं। तो यहाँ पर साक्षर से वो मतलब लिया गया है। मैं फिर से बोलूंगा, बृहत परंपरा क्या है, ऐसे साक्षर व्यक्तियों की परंपरा जो संख्या में कम होती है। ऑब्वियस बात है, सोसाइटी के बारे में अपने व्यूज रखने वाले बहुत ही कम मिलेंगे आपको, जिसे हम बुद्धिजीवी कहते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बुद्धिजीवी कहते हैं। ऐसे चिंतनशील व्यक्ति, जैसे मैंने कहा बुद्धिशील व्यक्ति जो होते हैं, जो परंपरा पर विचार करते हैं, उसे उत्कृष्ट और व्यवस्थित रूप देकर उसे सार्वभौमिक बनाने की चेष्टा करते हैं। तो ऐसे परंपरा में जो लोग लगे हुए हैं उन्हें हम लोग क्या कह रहे हैं, बृहत परंपरा कह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस परंपरा में जो व्यक्ति शामिल हैं, पहली बात है वो काफी कम होते हैं समाज में। दूसरी बात क्या होती है, ये सोसाइटी में जो भी चीज हो रही है उसके लिए सचेत हैं, चिंतनशील होते हैं, और ये ट्राई करते हैं
कि जो समाज में और व्यवस्थित रूप लेके आए और उसको उस समाज की जो अच्छी चीजें हैं वो पूरे, जैसे समाज में कुछ कुछ अच्छी चीजें हैं, उन अच्छी चीजों को पूरे समाज में फैलाने की कोशिश करते हैं। मतलब वो यूनिवर्सलाइजेशन या सार्वभौमिकता की तरफ जाते हैं। यूनिवर्सलाइजेशन, सार्वभौमिकता की तरफ वो समाज को ले जाने की कोशिश करते हैं। एक और होता है मेरा लघु परंपरा। देखिए लघु परंपरा क्या होती है, यह गैर साक्षर एवं निरक्षर लोगों की परंपरा होती है। इससे हम लोग क्या समझे, गैर साक्षर या निरक्षर मतलब ऑब्वियस बात है जो पढ़े लिखे नहीं है, और दूसरा ऐसे व्यक्ति जो जागरूक नहीं है, उनकी परंपरा होती है। यहाँ एक ही क्षेत्र में वास करने वाले बहुत से व्यक्ति होते हैं। लघु परंपरा में बहुत सारे लोग होते हैं और ये समाज को लेकर ज्यादा चिंतनशील या जागरूक नहीं होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये अपनी परंपरा की ना तो तार्किक जांच करते हैं और ना ही इस पर कोई टीका टिप्पणी करते हैं, और इससे उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं। समाज अच्छा है तब भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, समाज में कोई कमियां हैं तब भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, समाज में कोई भी चीजें हो रही हैं, कोई घटनाएं घट रही हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी ये जिंदगी में चल रहे हैं आगे। मतलब और इससे पहले जो हमने देखा था बृहद परंपरा में कम लोग शामिल होते हैं, लेकिन ये अपने समाज को लेकर काफी जागरूक होते हैं। लघु परंपरा में ज्यादा लोग होते हैं, और लेकिन ये लोग समाज में कोई भी चीज हो रही है उसको लेकर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, अपनी कोई भी उनका व्यू पॉइंट नहीं होता है। तो ये दोनों चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्राम समाज और विकास में तीसरा वर्ड है विकास, उसको हम समझते हैं। देखिए विकास को समझने के लिए हमें दो वर्ड समझने पड़ेंगे, ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट, हर एक, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, आप सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, आप चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ेंगे, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ेंगे, आप चाहे इकोनॉमी पढ़ेंगे, हर जगह आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को हमें हर जगह पढ़ना होता है। यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अच्छे समझने के लिए हम लोगों ने ग्रोथ को और डेवलपमेंट को आर्थिक दृष्टि से समझने की कोशिश की है। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ या सिंपली ग्रोथ क्या होता है, मतलब इकोनॉमी में जीडीपी बढ़ जाना, मतलब वहां पर पैसा बढ़ जाता है, तो उसको हम लोगों ने क्या बोला है, इकोनॉमिक ग्रोथ। इट रिफर्स टू ए इंक्रीज इन ग्रॉस प्रोडक्शन इन इकोनॉमी, जो जीडीपी हमारा बढ़ जाए इकोनॉमी में, उसको हम लोगों ने ग्रोथ बोला। डेवलपमेंट क्या होता है, देखिए डेवलपमेंट में इसमें क्या क्या शामिल होता है, इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फ्रॉम अ लो इनकम इकोनॉमी टू हाई इनकम इकोनॉमी। मतलब इसमें पैसे की भी बात की गई कि लो से हम हाई की तरफ जाएं, पैसा भी ज्यादा बढ़े, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो हमारे जीवन निर्वाह करने का स्तर है वो भी बढ़े। इस इकोनॉमी में मतलब जब डेवलपमेंट हो रहा है तो पैसे के साथ साथ में हेल्थ, एजुकेशन, वर्किंग कंडीशन इत्यादि इन सबको भी देखेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ पैसा बढ़ जा रहा है, कंट्री में पैसा बढ़ गया तो वो ग्रोथ में शामिल हुआ, लेकिन कंट्री में पैसा बढ़ा और वो सभी में समान बढ़ रहा है। एजुकेशन फैसिलिटी सबको मिल रही है, हेल्थ फैसिलिटी सबको मिल रही है, काम करने की अच्छी कंडीशन सबको मिल रही है, तो मैं क्या बोलूंगा, डेवलपमेंट हो रहा है। तो ग्राम समाज और विकास में जो विकास का जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वो डेवलपमेंट से संबंधित है, कि किस तरीके से गांव में हम ऐसे क्या काम करें, गांव के समाज में हम ऐसा क्या करें कि जिसकी वजह से हमारे गांव में जीडीपी भी बढ़े, मतलब गांव की इनकम भी बढ़े, और गांव में हेल्थ, एजुकेशन, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि सभी की सुविधाएं भी हमारी बढ़े, मतलब गांव के लोग खुशहाल हो जाएं, पैसा भी आए और अन्य सुविधाएं भी उनको मिले, हर नागरिक को, गांव के हर निवासी को वो सुविधाएं मिले, तो वो विकास की कैटेगरी में उसको हम लोग शामिल कर सकते हैं। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन ने क्या बोला विकास को लेकर, डेवलपमेंट इज अबाउट क्रिएटिंग फ्रीडम फॉर पीपल। डेवलपमेंट क्या है अमर्त्य सेन के हिसाब से,
कि लोगों को आजादी मिले, क्रिएटिंग फ्रीडम फॉर पीपल एंड रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स टू ग्रेटर फ्रीडम। उनको आजादी मिले और अधिक आजादी को पाने के लिए जो रोड़े होते हैं, जो बीच में अड़चने आती हैं, उनको भी हटाया जाए। ऑब्स्टिकल्स होते हैं, उनको भी हटाया जाए। मैं फिर से बताऊंगा, अमर्त्य सेन ने क्या बोला, डेवलपमेंट क्या है, फ्रीडम मिल जाए लोगों को, और ग्रेटर फ्रीडम पाने के लिए जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो भी हट जाए। जो ग्रेटर फ्रीडम मिलेगी तो लोग अपनी डेस्टिनी खुद ही चूज कर लेंगे। मतलब गवर्नमेंट को उसके बाद ज्यादा उसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अब आप उनको फ्री बिजली दे रहे हैं या फिर उनको कोई सब्सिडी दे रहे हैं या फिर उनकी सिंचाई व्यवस्था का काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। अमर्त्य सेन ने क्या बोला कि ऐसा डेवलपमेंट कर दें कि लोग फ्री हो जाएं। फ्री होने के बाद मतलब वो अपनी इतना उनको सुविधाएं मिल जाए, इतना वो केपेबल हो जाए कि वो फ्रीडम मिल जाए उनको, और वो फ्रीडम से वो अपनी डेस्टिनी खुद ही, अपना जो किस्मत है वो खुद ही लिखने के लिए वो पोटेंशियल उनमें आ जाए, वो उनमें क्षमता आ जाए, तो डेवलपमेंट हो जाएगा। तो आई होप ग्राम समाज और विकास में जो तीनों वर्ड्स हैं, ग्राम, समाज और विकास, इसके बारे में हमें कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूपी लेखपाल और वीडियो से संबंधित ग्राम समाज और विकास के जो लेक्चर सीरीज है उसमें हम लोग और नॉलेज लेंगे, कुछ और हम लोग टॉपिक्स को पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए। एडुबिस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले जो भी लेक्चर्स आए वो आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिले और उसके बारे में आप लोग पढ़ें और जानकारी को हासिल करें। इस लेक्चर को और हमारे पूरे प्लेलिस्ट में जाकर आप और भी लेक्चर्स को देख सकते हैं। एडुबिस एकेडमी के चैनल को आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो हम लोग जल्द ही, आई होप बहुत जल्दी, मैं कल ही एक और लेक्चर आएगा आप लोगों के सामने ग्राम समाज और विकास को लेकर। हम लोग और अपना चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।